मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो व्यूज रूम। मित्रों, व्यूज रूम में हम लोग अक्सर जो है मजेदार बात, गंभीर बात करते रहते हैं और आज चर्चा करेंगे राजनीति के एक नए खेल की। वह खेल कहाँ खेला जा रहा है, किसके साथ खेल हो रहा है, बहुत ही रोचक जानकारी मैं दूंगा इस व्यूज रूम में। मित्रों, कल मुंबई में एक कार्यक्रम था कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का। उस कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी मौजूद थे। मंच पर मौजूद थे भारत के कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसके पास कृषि मंत्रालय है। पहली दफा कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्री को आईना दिखाने का काम उपराष्ट्रपति ने किया। इतनी भारी बेइज्जती सरेआम शायद ही किसी मंत्री की हुई होगी, लेकिन मामा शिवराज तो सिर्फ तो गर्म पीते, विष पी करके रह गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। अपमान तो हुआ ही है। धनखड़ ने क्या क्या नहीं कहा। आप किसानों के साथ नाइंसाफी करते हैं, कृषि मंत्रालय कुछ भी नहीं कर रहा है, वादा क्यों नहीं पूरा कर रहा है, किसान गुस्से में है, यह पल पल भारी पड़ेगा, ना जाने क्या क्या नहीं कहा। और शिवराज सिंह के पास कोई जवाब नहीं। काटो तो खून नहीं। उम्मीद भी नहीं होगी कि इस प्रकार की बेइज्जती भरी सभा में उनकी होगी। द्रौपदी का चीरहरण हो गया था, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का यह व्यक्तित्व हरण हो गया। मित्रों, यह क्यों हुआ है? आखिर मामा पर क्या अत्याचार हो रहा है? मामा क्यों टारगेट पर हैं? कौन टारगेट पर इन्हें ले रहा है? मित्रों, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली, लोकसभा में भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव हुए। उस विधानसभा के चुनाव में भी बम्पर जीत हुई। शिवराज सिंह चौहान एक महानायक के रूप में उभर रहे थे। भला उनके इस उभार को कौन बर्दाश्त करेगा? परिणाम आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। रोती विलकती महिलाओं की तस्वीरें आपके सामने आई होगी। किस प्रकार मामा शिवराज के गले से लिपट करके मध्य प्रदेश की महिलाएं रो रही थी। आखिर क्यों मामा के साथ अत्याचार हो रहा है? बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन सत्ता के सामने व्यक्ति, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी योग्यता सब बेदम और बेबस हो जाती है। शिवराज सिंह चौहान भी बेदम हो गए। कहा गया कि मध्य प्रदेश की राजनीति छोड़िए, केंद्र में आइए। आप जानते हैं कि सत्ता जब किसी को गोद में लेती है तो कोई पालने के लिए गोद में नहीं लेती है। और गोद की कहानी तो आप पूतना के बारे में जानते हैं। और कल की पूतना, आज की पॉलिटिक्स, दोनों का चरित्र एक है। पूतना गोद में लेकर के मारती है और पॉलिटिक्स भी किसी को गोद में लेकर के मारती है। पॉलिटिक्स जब किसी को ज्यादा सम्मान दे तब भी सावधान रहना, और अपमान कर दे तब भी सावधान रहना, और मान और अपमान का कैलकुलेशन देखते रहना चाहिए। मोदी जी किसी का नाम भी नहीं लेते हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति का विरोध नाम लेकर के मोदी जी कर दे तो वह व्यक्ति रातों रात राष्ट्रीय नेता हो जाएगा। स्वाभाविक भी है। अगर मेरी चर्चा ट्रंप अमेरिका में कर दे तो निश्चित रूप से मैं राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति हो जाऊंगा। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिनकी चर्चा ट्रंप करते हैं? इसलिए मित्रों, राजनीति में गाली भी बड़ी सावधानी से दी जाती है। किन्हें गाली दी जानी चाहिए, किसे नहीं दी जानी चाहिए। अब तो गाली पाने के लिए भी करोड़ों रुपया लोग खर्च कर सकते हैं। भैया इतने करोड़ रुपया लीजिए, मोदी जी मुझे गाली दे दीजिए।
इसलिए मैं मित्रों कह रहा हूं कि सत्ता में गीत गाने के भी अपने मायने होते हैं, गाली देने के भी अपने मायने होते हैं। शिवराज सिंह चौहान को गोद में बिठा करके केंद्र की जो हुकूमत है, केंद्रीय संगठन भारतीय जनता पार्टी को, उनको ले आए यहाँ। और शिवराज सिंह चौहान को सबसे जो कांटों का ताज जिसको कहते हैं, कृषि मंत्रालय, तोमर जी की विदाई हो गई, विफल हो गए। कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ और सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अपनी कुर्बानी दी। यह अलग बात है कि सरकार ने उसको मृत्यु घोषित किया, प्राकृतिक मृत्यु घोषित किया सरकार। शहीद मानने के लिए सरकार तैयार नहीं और सरकार के पास संख्या कम पता है। लेकिन सच है कि सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अपनी शहादत दी। ये भावुकता वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं कि खेत में उन्होंने जिंदगी रोप दी, खेत में उन्होंने अपनी जिंदगी सड़ा दी। ये सब तो कहानी भावुकता नहीं, बल्कि यह तार्किक और हकीकत है, तथ्यात्मक कहानी। इसको भावुकता से क्यों जोड़ के देखें। लेकिन धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किसानों ने शहादत दी और कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और तपस्या का मामला कुछ नहीं था। 2 प्रांतों में चुनाव थे और चुनाव को देख करके भारतीय जनता पार्टी डर गई, और डर गई तो उसने कहा कि ऐसे कैसे लोग अपने को दिखा देंगे कि इतना बड़ा नेता और मैं डर गया हूं। सच बात यह है कि किसानों के उस आंदोलन, उनकी शहादत से सरकार भयभीत हो गई और तीनों काला कानून वापस ले लिए। और वापस लेने वक्त में सैद्धांतिक आधार दिया कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। तपस्या में कोई मतलब नहीं था, उसको टालने का मामला था। अब तीनों कानून को लेकर के अभी तक पिछली सरकार समाप्त हुई, चुनाव हुए, नई सरकार आ गई, कोई मतलब नहीं था कि मुझे अपने ही वादों को जुमला नहीं बनने देना है, इसके लिए कोई प्रवाह नहीं थी। और अभी तक उन तीनों काला कानून पर कुछ नहीं हुआ। फिर पिछले दिनों धरना प्रदर्शन हुआ और क्या क्या कहानियां हुई वो सब हम लोग जानते हैं। जबरदस्ती किसान आंदोलन को दबाया गया। हरियाणा की सरकार ने क्या क्या की, बावजूद भी किसान आंदोलन के बाद भी हरियाणा में सरकार बन गई और किसान आंदोलन का जो हरियाणा में असर होना चाहिए हुआ नहीं हुआ, क्योंकि किसान एक वोट बैंक के रूप में रहा नहीं। और सरकार यह जानती है कि जब यह वोट बैंक में किसान कन्वर्ट करने लग जाएंगे तब लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। खैर, शिवराज सिंह चौहान की मैं बात कर रहा था। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आ गए और ये कांटों का ताज उनको मिला। और पिछले आंदोलनों की कहानी, सरकार का झुकना, तोमर का हटना, सारी बातें हुई हुआ। शिवराज सिंह चौहान को लाया गया कि आप कृषि मंत्री बन जाइए। कृषि मंत्री बने। तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान की जब सोशल मीडिया में देखता था, वो लगातार वृक्षारोपण करते हुए नजर आए। कभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज का वृक्ष लगाना, और कोई छोटी बात नहीं है, मैं इसको कमतर करके नहीं देख रहा हूँ। कृषि मंत्री होकर के पौधारोपण क्यों करते हैं। लेकिन यही काम केवल नहीं रह गया था कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है कुदाल लेकर के, पौधा लेकर के वृक्ष लगाते रहे। भैया, यह काम तो किसी से करवा सकते हैं। आपके एक आदेश से करोड़ों पौधे लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये इतने बड़े पद पर जाकर के आप केवल एक पौधा लगाने में, इसीलिए आप कृषि मंत्री नहीं बने हैं। फिलहाल इस बीच में शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बना दिया गया, और उनको पता था भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ पार्टी ने अत्याचार किया, उनकी गिरफ्तारी की, इसका असर पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन पार्टी जानबूझ करके शिवराज सिंह चौहान को झारखंड भेजी कि आपके नेतृत्व में पार्टी विजयी होगी, जानते हुए कि पार्टी हार रही है। हार ही गई, बीजेपी की भद पिट गई झारखंड में। अब इसका जो है ठीकरा कन पर किस पर फूटे, कौन सवालों को घेरे में आए। स्वाभाविक रूप से शिवराज सिंह चौहान सवालों के घेरे में आए। और कल जिस प्रकार धनखड़ ने उनकी क्लास लगाई, यह अद्भुत रहा हुआ। आखिर क्यों हो रहा है शिवराज सिंह चौहान के साथ। मित्रों, आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान बड़े पिछड़े नेता हैं, और जितना मोदी जी लगातार मुख्यमंत्री, उससे ज्यादा बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। और
एक पिछड़े नेता की पहचान शिवराज सिंह चौहान की रही। अब क्या क्या कहानी हो सकती है मित्रों, आप जान लीजिए। जिस खेल की मैंने चर्चा की, आप कहीं जाइएगा नहीं, पूरा देखिएगा, लेकिन समझिए इस बात को कि क्या क्या कहानी हो सकती है इसके पीछे। क्या उपराष्ट्रपति को यह पता नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछे बिना, कंसेंट लिए बिना एक पौधा भी लगा दे? नहीं कर सकते। और सब कुछ, किसी मंत्रालय का कोई काम नहीं है। सभी मंत्रालय के सचिव सीधे आदेश पालन करने के लिए गृह मंत्रालय से उनको आदेश मिलता है, वही काम करते हैं। मंत्री को भी अपने सचिव पर अधिकार नहीं है, डिक्टेट करने का हक नहीं है। सारी रिपोर्टिंग दूसरी जगह होती है, यह तो सब जानते हैं। आपका बटन आ रहा है कि तिरछा है, कौन सा कुर्ता पहन करके कहां कहां गए हैं, यह अलाकमान को सब पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। हम लोग तो कभी कभी कहते हैं कि मंत्रियों की यह भी स्थिति नहीं है कि रेलवे का रिजर्वेशन भी करा दे। वह यह स्थिति है। कैसा लोकतंत्र है, कैसी सरकार है, और जनता के प्रतिनिधि कैसे हैं, मंत्रालय में मंत्रियों का विवेक, मंत्रियों की योग्यता, आखिर क्या काम है इनका? तो खत्म कर दो इन मंत्रालयों को, और जब इनका कोई काम नहीं रह गया है। लेकिन धनखड़ जी ने केवल आईना दिखाया शिवराज सिंह चौहान को। क्या धनखड़ जी को पता नहीं है कि कोई भी मंत्रालय ट्रैक पर नहीं है? और जो वादे किए गए हैं, आप वादों की जो कहानी सुना रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को, कृषि मंत्रालय ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। जिन जिन मंत्रालयों ने वादा पूरा नहीं किया, जिन जिन मंत्रालयों पर नकारापन, निठल्लापन का ठप्पा लग गया, दाग लग गया, क्या उन मंत्रियों को बुला करके धनखड़ जी ने कुछ कहा? नहीं कहा। धनखड़ जी प्रधानमंत्री को भी नहीं कह सकते कि आपने जो वादा किया था वह क्यों नहीं पूरा किया। हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी का क्लास लेने के लिए, अमित शाह का क्लास लेने के लिए। आपके गृह मंत्री रहते हुए मणिपुर में जो कुछ हो रहा है आपकी विफलता है, आप ये नहीं कह सकते। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है ये आपकी विफलता है। बॉर्डर पर घुसपैठ का दौर जारी है, यह आपकी विफलता है। लेकिन गृह मंत्री को कौन आईना दिखाएगा? प्रधानमंत्री को कौन आईना दिखाएगा? एक निरीह प्राणी शिवराज सिंह चौहान, संघ के तपोनिष्ठ कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता, भगवान स्वरूप कार्यकर्ता, सारे प्रयोग इनके ऊपर। आखिर क्या है, क्या बिगाड़ा है शिवराज सिंह चौहान ने और किसका? पिछड़ों का नेता तो मोदी जी भी हैं। मोदी जी को कौन चुनौती दे सकता है? भैया, भारतीय जनता पार्टी में एक ही पिछड़ा नेता है, वो मोदी जी है। शिवराज सिंह चौहान आप पिछड़ा नेता मत बनिए। एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान अब जो अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष होने वाले, नड्डा के जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी बड़ी हो गई है, और वे भी एक प्रबल दावेदार के रूप में है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में जाए, वे अध्यक्ष बने। लेकिन सत्ता बहुत आसानी से नहीं मिलती है, बहुत खेल रचे जाते हैं, और खेल शुरू हो गया। झारखंड में हार गए, आपकी कोई औकात नहीं है। जब एक स्टेट को नहीं जिता सकते हैं तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? एक प्रश्न ये हो गया। आपको तो उपराष्ट्रपति ने आईना दिखाया, आप किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और कृषि मंत्रालय में कोई काम नहीं हो रहा है। कई प्रकार के प्रश्न हैं। मतलब शिवराज सिंह चौहान मामा को कंस बनाया जा रहा है। इनकी विफलता की कहानी गढ़ी जा रही है। इतिहास में कोई बड़ी जगह नहीं प्राप्त कर ले, और यह सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह भी तैयारी हो सकती है। और किसानों को लेकर के धनखड़ जी की कितनी चिंता होगी, नहीं चिंता होगी। और यह मैं नहीं कह सकता हूं कि सतपाल मलिक की राह पर धनखड़ जी बढ़ गए हैं। धनखड़ जी जो है बढ़ गए हैं, तो अगर वास्तव में किसानों के लिए दर्द है, किसानों के सभी विभागों को आईना दिखाना चाहिए। मैं करो कोई बात नहीं, आप सभी विभागों को नहीं दिखा रहे, आप किसान नेता हैं, किसान के बेटा हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से सोचने का काम करती है। एक जाट नेता को कम करने के लिए दूसरे जाट नेता को खड़ा करना, दूसरा जाट नेता अगर स्थापित होने लग जाए तो किसी तीसरे जाट को पकड़ लेना। तो एक ही जाति में 3-4 नेतृत्व को खड़ा करके सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन
अगर कोई भस्मासुर होने लग जाए तो उसकी गर्दन काट दो, उसको पीछे कर दो, दूसरे को आगे ले आओ। और जाटों के साथ यही हुई। सत्यपाल मलिक बड़े जाट नेता बनकर उभर रहे थे और भाजपा में रह करके भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते रहे, घेरते रहे, कटघरे में खड़ा करते रहे। पुलवामा हत्या के बाद क्या क्या नहीं कहा, और विपक्ष लामबंद हुआ, गोलबंद हुआ सत्यपाल मलिक के बयान को लेकर के। मतलब कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता कहने भी लग गए कि जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं, ये भस्मासुर हो गए। और इनके पास आरोपों की बड़ी पुस्तिका है, जो जैसा करेंगे तुरंत उस पुस्तिका उल्टाइए, 5 आरोप लेकर के उस पर चेप दीजिए। ये पार्टी के पास में है। पार्टी के पास में आरोप करने का एक मंत्रालय ही है। उनका काम है कि लगातार आरोप करना। अगर मेरे साथ है, आ गए हैं तब क्या बोलना है, चले गए तब क्या बोलना है, नहीं आ रहे हैं तब क्या बोलना है, यहां से नहीं जा रहे तब क्या बोलना है, सब कुछ तैयार है। और सत्यपाल मलिक के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने घिना ही दिया। धनखड़ जी का मामला जो है, इसमें दूसरी बात भी हो सकती है। अगर शिवराज सिंह चौहान का अध्यक्ष बनना, पिछड़ा नेता होकर के यशस्वी होना, एक यह भी कहानी हो सकती है। उनके खिलाफ एजेंडा भी हो सकता है। सबसे जो बड़ी बात है, वो बड़ी बात यह है, बड़ी चाल समझिए। आप गांव में रहे होंगे तो आपको पता है, गांव में अगर आपके बच्चे ने कोई गलती की है और पंचायत बैठ गई है और आपके लड़के जो है दोषी ठहरा दिए गए हैं, तो होशियार जो अभिभावक होता है ना, वो क्या करता है कि अपने ही बच्चे को 10 लात मार करके और बचा लेता, ताकि गांव के लोग पूरा नहीं पीट दे। ये सरकार की जो विफलता है, खास करके किसानों को लेकर के, इस विफलता को कवर अप करने के लिए दूसरा कोई आरोप लगावे, उससे बेहतर है कि धनखड़ जी ही आरोप लगा दे। घर में ही लोग जो है अपना विरोधी पैदा हो जाए, अपना विरोधी, जिसको कहते हैं मॉडरेट इनमी, लिबरेट जो अपोजिशन कहते हैं, अपना ही गढ़ा हुआ मॉडरेट अपोजिशन। तो दूसरा कोई अपोजिशन जो है किसानों के सवाल पर, धरना के सवाल पर हमको घेरे, बेहतर है कि हम ही लोग अपने को मतलब कि आरोप लगा दें। हो सकता है धनखड़ जी ने शिवराज सिंह चौहान को इसी रणनीति के तहत उनकी क्लास ली होगी, उन पर आरोप लगाया, उनको नकारा और निरर्थक साबित किया और आईना दिखाया। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को जानते होंगे, और धनखड़ जी जो डांट रहे हैं मुझे, वह एक स्क्रिप्टेड ड्रामा का पार्ट है। यह हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को भी पता हो, लेकिन सत्यपाल मलिक की राह पर बेहतर होगा, शुभ होगा कि धनखड़ जी आत्मा की आवाज बोले होंगे, यह उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो नोएडा में किसानों ने जो धरना दिया है, इनकी संवेदनशीलता को देखिए। एक दिन मार्च शुरू किया, लोगों को काफी असुविधा हुई, घंटों तक लोग सड़क पर फंसे रहे। तो किसानों को लगा ठीक नहीं है, हम अपनी मांगों को लेकर आम जनता को परेशान ना करें। उन्होंने रोड खाली करके दलित प्रेरणा स्थल जो नोएडा में है, वह धरना पर बैठे। वहां धरना स्थल से हटाने के लिए 160 से ज्यादा किसानों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल जा चुके हैं। अब तमाम किसान संगठन जो है वह आक्रोश में है। सरकार को अल्टीमेटम मिल रहा है कि आप सावधान हो जाइए, हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे जितनी गोली चलाना है चलाइए। आखिर क्या उपाय है? इस लोकतंत्र में आप किसी की बात को सुनते नहीं है। कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का हक रखता नहीं है। यह ठीक बात है कि अगर हिंसा करें तो आप गोली चलाइए, लेकिन अहिंसक तरीके से अपनी बात कहने का हक है इस लोकतंत्र में। इस हक को कोई छीन नहीं सकता है। हकीकत यही है, तमाम दलों की सरकार, मैं तमाम की बात कर रहा हूं, केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली से लेकर के बंगाल तक वही स्थिति थी, वही स्थिति है। ममता बनर्जी के खिलाफ में भी आप बंगाल में नहीं बोल सकते हैं, योगी जी के खिलाफ में आप उत्तर प्रदेश में नहीं बोल सकते, मोदी जी के खिलाफ पूरा देश नहीं बोल सकते। आखिर ये कैसा लोकतंत्र है? कहां है लोकतांत्रिक अधिकार? ये तमाम प्रकार के सवाल हैं। अब किसान संगठनों को इस चाल को समझ लेना चाहिए कि धनखड़ जी ने शिवराज सिंह की जो घेराबंदी की है, वह बचाव है, चतुराई है, चालाकी है, या
इस आंदोलन को डिफ्यूज करने का कोई खेल है। इसका जो तासीर है, इसकी जो मारक क्षमता है आंदोलन की, ये कंफ्यूज्ड हो जाए, अरे भैया ये तो सरकार में भी लोग बैठ करके विरोध कर रहे हैं, सरकार की अपनी मजबूरी है। फिलहाल सरकार की व्यस्तता बढ़ी हुई है और ये बहुत ही सक्रिय सरकार है और इतनी सक्रिय सरकार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया की सरकार लगातार माइंस खोद रही है और माइंस खोद करके अच्छे अच्छे रत्न, सोना, चांदी, जवाहरात निकाल रहे हैं, कहाँ गैस है, कहाँ पेट्रोल है। और भारत की सरकार तो माइंस खोदेगी नहीं, ये मस्जिद खोद रही है, मस्जिद खोद करके मूर्ति खोज रही है। अरे भैया क्या खोद रहे हो आप? इस सरकार के पास में एक ही काम है कि खोद करके मस्जिद खोदो और उसमें मूर्ति निकाल लो। अब मूर्ति निकाल लो, मूर्ति कितने में बिकेगी, उससे कितनी प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्र की हो जाएगी। अगर आप गैस की खोज करते, गैस का सर्वे कराते और जगह जगह देखते कहाँ पेट्रोल है, लेकिन सरकार बहुत व्यस्त है और हमको अच्छा लगता है कि इतनी सक्रिय सरकार कहीं नहीं होगी कि तमाम मस्जिदों की खुदाई करके उससे मूर्ति निकाल ले। ये जो जिंदा मूर्ति है, 140 करोड़ मूर्ति जो हिंदुस्तान में, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है और इनकी कोई पूछ नहीं है। 140 करोड़ जो जीवंत स्टेचू है, ये जीवंत प्राणवंत जो प्रतिमा है भारत की, जो 140 करोड़ जनता है, अब इनकी चिंता तो है नहीं। इनकी चिंता क्या है कि अब नौजवान जो है परेशान है, किसान परेशान है, स्त्रियां परेशान है, तमाम लोग परेशान है और आप परेशान है कि मस्जिद से मूर्ति निकल जाए। तो लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसान तो अपना आंदोलन करेंगे ही और चालाकी बहुत दिन तक नहीं चलती है। कभी कभी चतुराई जो है ना, बहुत जानलेवा साबित हो जाती है, बहुत जानलेवा साबित हो जाती है। और आप चतुराई करेंगे कि किसान आंदोलन जो है यह समझ ले कि देखिए विरोध भीतर में भी होता है, किसान आंदोलन इस चालाकी को, वहाँ भी ऐसा नहीं कि किसान का मतलब विवेकहीन है, वहां भी विवेकवान लोग हैं, विवेकशील नेतृत्व है। सरकार की धुरतई और चालाकी को किसान नेता भी समझ पाएंगे, ये ऐसी उम्मीद की जा रही है। और मित्रों, बने रहिए सियासी खेल में। शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बने, कौन अध्यक्ष बनता है, लेकिन यह खेल अवश्य देखिए कि कैसे किसी को मारा जाता है और कैसे किसी को समाप्त कर दिया जाता है, कभी सम्मान दे करके, कभी अपमानित करके, कभी अतिरेक में, कभी अतिशय में। सत्ता में अगर आप भागीदारी चाहते हैं, राजनीति में आप जाना चाहते हैं, तो आपको विद्यावान होने और गुणवान होने से बात नहीं बनेगी, आपको अति चतुर होना पड़ेगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। भले राम काज का मतलब यह है कि सरकार का काम अगर करना है तो धूर्त भी होना पड़ेगा, थोड़ा चतुर भी होना पड़ेगा। आपकी योग्यता और गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। बचे रहिए, राजनीति में है तो अपने पांव को देखिए, पता नहीं चलेगा कौन खींच रहा है, कौन क्या कर रहा है। नमस्ते, बने रहिए हमारे साथ में। फिर कल व्यूज रूम में मुलाकात होगी। अगर हमारी बात अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, साझा कर दीजिए, अगर समय आपके पास हो तो। और नहीं भी लाइक कीजिएगा तब भी तो हम अपील करते रहेंगे, आप ना भी करते रहेंगे तब अपनी बात कहते रहेंगे। नमस्ते।